नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका को जल्द सुनने और आनन फानन में उस पर फैसला देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतनी जल्दबाजी इस पूरे मामले में क्यों है। अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अरविंद, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए विद्या, अभी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन संभावना बहुत कम हो गई है। दरअसल नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है और ये मामला सुनवाई के लिए 4 अप्रैल को ही लगा है। वकील की तरफ से ये कहा गया कि कई बार लिस्ट डिलीट हो जाता है, लिहाजा कोर्ट आज ही इस मामले की सुनवाई कर ले, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये मामला 2015 का है और हमें नहीं लगता कि अर्जेंसी पर इस मामले की सुनवाई की जरूरत है। क्योंकि 2 साल की सजा हुई है हार्दिक पटेल को, लिहाजा जब तक वो इस मामले में वो दोषी करार दिया जाने का फैसला बरकरार रहता है, वो इस सजा के चलते चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है और इसी दोषी करार दिए जाने वाले फैसले पर वो रोक चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि 4 अप्रैल को अगर सुनवाई होती है और उसमें अगर हार्दिक पटेल को राहत मिल पाएगी उसी दिन की सुनवाई में, जिसकी संभावना कम है, तभी जाकर के वो चुनाव लड़ने के योग्य हो सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद आपका। तो कांग्रेस हार्दिक पटेल को गुजरात से चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की अर्जी पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को इतनी जल्दी सुनना जरूरी नहीं लगता है। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रचार के लिए निकले। गडकरी ने नागपुर में रोड शो किया। गडकरी के रोड शो में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करने के लिए निकले तो उनके पीछे देखिए बड़ी तादाद में उनके समर्थक कार्यकर्ता बीजेपी के नजर आए। इससे पहले जब वो पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे तब भी तस्वीर कुछ इसी तरीके से थी। आगे आगे उनकी गाड़ी चल रही थी, उनकी गाड़ियों का काफिला था, तो उनके साथ सड़क पर लोगों की भीड़ थी। बीजेपी के कार्यकर्ता और शिवसेना के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे थे। आज रोड शो करने के लिए जब नितिन गडकरी सड़क पर उतरे तो देखिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता नजर आए। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस अब से कुछ देर बाद अपने मैनिफेस्टो का ऐलान करने वाली है और न्यूज नेशन के पास ये जानकारी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में क्या क्या बातें, क्या क्या वादे शामिल हो सकते हैं और क्या वादा कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। ये सूत्रों के जरिए जो हमें जानकारी मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 की मदद का वादा हो सकता है, क्योंकि इसका ऐलान राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की जा सकती है। स्टार्टअप के लिए 3 साल तक टैक्स में छूट का वादा किया जा सकता है। जीएसटी में सुधार, अधिकतम 18% टैक्स का प्रावधान किया जा सकता है। ये तमाम बड़ी बातें आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हो सकती हैं, यानी कि कांग्रेस भविष्य में किस रणनीति पर काम करेगी अगर सरकार में आती है। अगर केंद्र सरकार में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो ये तमाम वादे हो सकते हैं। हालांकि 11:45 का वक्त कांग्रेस की तरफ से निर्धारित किया गया है जब देश को कांग्रेस ही बताएगी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 2019 में तो किन किन वादों पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो सुबह 11:45 पर यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद रिलीज होगा। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह से बात की संवाददाता मोहित राज दुबे। कांग्रेस आज अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही। मेरे साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह साहब हैं, बड़े नेता कांग्रेस के हैं। मैनिफेस्टो में क्या क्या रहने वाला है, लोक लुभावन वादे किस तरीके से करने वाले हैं? कुछ समय अभी बाकी है, ऑफिशियली हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं। एक जो बहुत बड़ी घोषणा जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने की थी वो थी 72,000 रुपये न्याय के योजना के अंतर्गत जो 20% लोग या 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपये न्यूनतम आय देने की बात की थी। जैसे हमारी सरकार बनती है वो गरीबी रेखा में अब जो 20% लोग रह गए हैं उनको सहायता पहुंचाएगी।
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आप पडरौना से आते हैं, कुशीनगर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए इस बार आप लोग क्या देने वाले हैं? अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्द अभी हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है। किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है और गन्ना किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो एक चीज़ है, और लोन माफ़ी एक चीज़ जो हमने 77,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया था, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पर अब बहुत कम समय में हमारा जो विजन अगले 5 साल में होगा, वो पूरा देश आपके माध्यम से और आपके दर्शकों को जरूर बताएंगे। आपका मैनिफेस्टो खासतौर पे जारी होने वाला है। किसान टकटकी लगा के देख रहा है, युवा टकटकी लगा के देख रहा है, महिलाएं टकटकी लगा के देख रही हैं। क्या माना जाए कि किसानों के लिए तो आपने 72,000 रुपये, या गरीबों के लिए 72,000 रुपये प्रतिवर्ष की तो बात की है, युवाओं के लिए भी कुछ लाने वाले हैं और उन गरीबों के लिए भी कुछ लेकर आने वाले हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं? देखिए, इन कई चीज़ों पर राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे अपना उद्बोधन दिया है, परंतु मैं पहले नहीं कह पाऊंगा। अब ऐसे मैंने आपको कहा, कुछ समय के लिए आपको रुकना पड़ेगा कि जैसे अभी रिलीज होगा तब उसके बाद आपको, आपके दर्शकों को विस्तृत जानकारी। प्रो जर्नलिस्ट सुमित्रा घोष के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब से कुछ ही देर के बाद कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर यह बताया जाएगा कि इस बार 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या वादा करने जा रही है जनता से, और किन बातों पर अगर सरकार में आती है कांग्रेस तो वो काम करेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस पर बात करने के लिए। यामिनी अग्रवाल, अर्थशास्त्री, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है यामिनी आपका। साथ ही जीडी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश नायक, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, सबसे पहले आप ही जरा बताइए कि आज क्या बड़ी बातें हो सकती हैं, किन बड़े मुद्दों पर आपका मैनिफेस्टो फोकस कर सकता है? मुकेश नायक जी तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है, उनके पास दोबारा चलेंगे। लेकिन यामिनी अग्रवाल, आपको लग रहा है कि इस वक्त देश के आर्थिक हालात जिस तरीके के हैं और जो मुद्दे हैं उन सब के बीच क्या बड़ी बातें होनी चाहिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करे या घोषणा पत्र जारी करे, तो किन अहम बिंदुओं पर उसको ध्यान देना चाहिए? देश की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है। देश एक अच्छी प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजी पर है, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट आपका 7.2% है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 390 बिलियन के आसपास हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 1.9% ऑफ जीडीपी है। आपके एक्सचेंज रेट भी संभला हुआ है, तो स्थिति तो काफ़ी हद तक ठीक है। इन्फ्लेशन 2.57% के आसपास है। जो केंद्र बिंदु जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए वो है रोज़गार सबसे पहले, और एक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो। तो अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने वाले इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में आए और इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ाया जा सके। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि फार्म लोन वेवर्स की। फार्म लोन वेवर्स जहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ पे तो दिए जा सकते हैं, पर ब्लैंकेट देना कि जो है हम फार्म लोन वेवर दे देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। अभी ठीक है, तो इन बातों का ध्यान क्या कांग्रेस की मैनिफेस्टो में रखा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में, अब से थोड़ी ही देर में 11:45 पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आ जाएगा। लेकिन मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा था, क्या बड़ी बातें हो सकती हैं, किन मुद्दों पर आप लोग फोकस करने वाले हैं? ज्यादा आप लोगों को क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर जोर देने की जरूरत है? किससे बोलना है? मुकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मुकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ हैं और साथ ही पंकज कुमार समाजशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप क्या चाहते हैं कांग्रेस किस तरह के वादे करे, किस तरह का ऐलान करे? उनका जो मैनिफेस्टो जारी होना है, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी बातें होनी चाहिए रक्षा से जुड़ी हुई इस मैनिफेस्टो में?
देखिए साहब, सबसे पहले तो हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का 1.5% पे आ गया है, जो कि 1962 के युद्ध की करारी हार के दौरान था। सबसे पहले तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो साहब बुरी तरह से नीचे गिर चुकी है। हमको 45 स्क्वाड्रन चाहिए थे टू फ्रंट वॉर के खतरे को निपटने के लिए, आज 30 के नीचे है। 2023 तक 26 स्क्वाड्रन तक रह जाएगी मात्र भारत की एयरफोर्स, केवल 26 स्क्वाड्रन, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है 25 स्क्वाड्रन की है। तो एयर पावर में जो डेफिसिट है उसको क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे वो कम करने के लिए, और खासकर क्या वो रफाल डील को कैंसिल करने के चक्कर में और भी तबाही तो नहीं करेंगे, ये जरूर देखने के लायक है। हमारी जो मीडियम गन्स हैं, बोफोर के बाद हमें कोई मीडियम तोप नहीं मिली, सिवाय इस साल M777 गन्स आई हैं और वज्रा आई हैं। अभी हमारी एटैग्स हमारे देश में बन गई है, जो कि दुनिया की सबसे उत्तम 155 मिलीमीटर 52 जो है गन है, उसको बड़ी स्पीडीली इंडक्ट करना चाहिए। जो हमारे गैप्स हैं हमारे डिफेंस में उनको पूरा किया जाना चाहिए। हमारे जो जो बड़ी अच्छी हमने एक रिपोर्ट सुनी है कि जनरल हुडा साहब ने बताया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में हमारे फौजी ऑफिशियल्स भी होने चाहिए ताकि थोड़ा बैलेंस आए, और ये ब्यूरोक्रेट नौकरशाह जो 24 घंटे किस तरह फौज को कम किया जा सकता है, किस तरह फौज की कन्नी काटी जा सकती है, ये सब जो इस तरह की जो गेम्स पीपल प्ले, मुकेश नायक हमारे साथ हैं, मुझे लगता है अब उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। ये कुछ रक्षा के बजाय जीडी बख्शी साहब, आप जो चीजें गिनवा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उस पर कांग्रेस क्या सोच रही है? मुकेश नायक से मैं पूछ लेता हूं, लेकिन मुकेश नायक मैं आपके पास आऊं उससे पहले दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर किस तरह की हलचल है इस वक्त, मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद मुकेश नायक आपके पास आऊंगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। घोषणा पत्र के मद्देनजर आपको बताएं कि हाईटेक तैयारी इस बार कांग्रेस ने की है। इस बार सबसे बड़ा वादा कांग्रेस का होगा गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए देने का। राहुल गांधी पहले ही इसे न्यूनतम आय गारंटी योजना और रोजगार के वायदे चुनावी रैलियों में कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस क्या क्या नई स्कीम ला सकती है। खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों को भरना, ये मैनिफेस्टो में शामिल हो सकता है। इसके अलावा किसानों को 2 लाख तक कर्ज माफ करने का वादा राहुल गांधी कर सकते हैं। महिलाओं को आरक्षण की बात कर सकते हैं। जीएसटी में सुधार कर टैक्स दर अधिकतम 18% की बात कर सकते हैं। स्टार्टअप की बात राहुल गांधी कर सकते हैं। इसके माध्यम से 3 सालों तक टैक्स में छूट देने का वादा राहुल गांधी मैनिफेस्टो के माध्यम से कर सकते हैं। शिक्षा पर जीडीपी का 6% और स्वास्थ्य पर 3% खर्च करने का वादा राहुल गांधी कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिक बलों के लिए सेना की तरह शहीद का दर्जा देने की बात कर सकते हैं। ये खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसके अलावा इसके शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार, स्वास्थ्य का अधिकार, उच्च शिक्षा का अधिकार, न्यायपालिका में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात को लेकर राहुल गांधी ये सारे वायदे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे देश की नजर आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो ये तमाम बड़ी बातें, बड़ी चीजें हो सकती है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि 11:45 पर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। पंकज कुमार समाजशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जब चुनाव के दिन आते हैं तो कई ऐसे लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो में तो होते हैं, लेकिन जब सरकार बनती तो गायब हो जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो वादे मैनिफेस्टो के जरिए हो रहे हैं उन पर काम भी होगा? तो वो तो डिग्री होगी। तो आपने खुद ही कह दिया, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है कि जो मैनिफेस्टो होता है वो मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ 2 बातें होती हैं मैनिफेस्टो में। एक तो घोषणा पत्र जो होता है उसको कितने लोग पढ़ते हैं, जितने वोटर्स हैं उनका कितना प्रतिशत पढ़ता है उसको, नंबर 1। नंबर 2, कितने लोग उसको याद रखते हैं, और नंबर 3, क्या जो भी दल वो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र को घोषित करता है वो उसको कितनी गंभीरता से लेता है। चुनाव के समय तो सभी दल कहते हैं
कि हमारा घोषणा पत्र ही हमारी गीता, बाइबल और कुरान है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो गीता, बाइबल, कुरान को मंदिर में रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं और फिर उसको बिल्कुल वो भूल जाते हैं। तो मेरा तो मानना है कि जब भी मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें घोषित हों उनके लिए एक रोड मैप भी दे, चाहे कोई दल हो, जो भी घोषणा वो कर रहा हो उसके लिए वो रोड मैप दे, उसके लिए वो इकोनॉमिक वायबिलिटी, फिजिबिलिटी सबकी बात करे कि कहाँ से पैसा लाएगा, किधर से पैसा आएगा और फिर उसको वो कैसे खर्च करेंगे। क्योंकि जो फ्रीबीज की पॉलिसी चली है, पॉपुलिस्ट स्कीम्स की, ये लोक लुभावन नीतियों की, उससे देश की आर्थिक स्थिति जो है बदहाल हो जाएगी आने वाले समय में। जी पंकज जी, आप हमारे साथ रहिए। जीडी बख्शी साहब, जैसा पंकज जी भी कह रहे हैं कि बातें तो की जाती हैं मैनिफेस्टो के जरिए, लेकिन बाद में वो भुला दी जाती हैं। लेकिन कुछ बातें जो मैनिफेस्टो की होती हैं, बड़ी बातें होती हैं, जो लोक लुभावनी बातें होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। आपको लगता है कि आज वो वक्त है कि उन बातों में रक्षा से संबंधित पॉइंट्स भी हों, मुद्दे भी हों, जिनको सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाया जाए और उस पर फिर अगर सरकार किसी भी पार्टी की बने तो काम भी हो? देखिए साहब, इस वक्त तो हम सब ने इलेक्शन के पहले बहुत लाइव मुद्दा देखा कि जो 30 साल से आतंकवाद चला आ रहा है और हम उसको बिल्कुल रक्षात्मक नीतियों के साथ कन्फाइंड टू ओन टेरिटरी अभी तक डील कर रहे थे, उसमें अब बड़ा भारी फर्क आना है। और हमने जब एयर स्ट्राइक करी तो साफ जाहिर हुआ कि कितनी कितनी कमियां जो हमारे देश के मिलिट्री बिल्डअप में, डिफेंस बिल्डअप, डिफेंस तैयारी में हैं। अगर कोई भी सरकार जो भी आती है, अगर उसने इनको नज़रअंदाज किया तो हमारे देश के लिए बड़ा भारी खतरा हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि जबकि आपको ताकत का इस्तेमाल करना हो कि हमारे पास आप तो ताकत है ही नहीं और ना ताकत लाना हमारी कोई प्रायोरिटी है। जैसे चलते आ रहे थे वैसे लुढ़कते जाएंगे। 1.5% ऑफ द जीडीपी जो कि 1962 में न्यूनतम दर था, उस पे हम अपने आप को ले आए हैं। चाहे जो भी सरकार हो, कुछ भी हो, उनको राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है, मुकेश जी हमारे साथ हैं। अच्छे कदम हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना होगा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करना। ठीक है सर। जीडी बख्शी साहब, हमारे साथ कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता मुकेश नायक जी हैं। मुकेश जी, एक तो जीडी बख्शी साहब जो बातें कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र हित में आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़ी बातें हैं जिनकी घोषणा होनी चाहिए, जिसके बारे में पार्टियों को बतानी चाहिए, तो क्या आपका जो मैनिफेस्टो कुछ देर में जारी होने वाला है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिससे देश को विश्वास होगा कि फलाना पार्टी की सरकार आती है तो राष्ट्रहित में आतंकवाद के खिलाफ देश के लिए ये बातें हो सकती हैं? निश्चित रूप से मैं डी बख्शी जी की एक एक बात से सहमत हूं कि सेना का मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने जैसा कहा कि एयर स्ट्राइक के समय और ऐसी विपत्ति काल में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो कमजोरियां उभर के आती हैं, उनको राष्ट्रहित में ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। फ़ौज का मॉडर्नाइजेशन, उसका आधुनिकीकरण और चाइना और अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड की तुलना में हमारी सेना कहाँ खड़ी है, इसका एक रियलिस्टिक असेसमेंट आज भारत को करने की आवश्यकता है। और ये पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर हम किस तरह की तैयारी करें और किस तरह की फौजी आवश्यकताएं हमारी हैं जिसकी हमें आपूर्ति करना है। क्योंकि जैसा अभी बख्शी जी ने कहा कि केवल अब आतंकवाद के खिलाफ और पड़ोसियों के रवैये को लेकर, इन्फिल्ट्रेशन को लेकर जो एक सुरक्षात्मक तरीका था, ये अब आक्रामक होगा। और जब ये आक्रामक होगा तो जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, जिस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, उसका सामना करने की पूरी क्षमता भारत के पास होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा बख्शी जी ने कहा कि प्राय निजी क्षेत्र को डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और उसकी भागीदारी की आवश्यकता, उसको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। उस पर भी ध्यान देना चाहिए जो आप भी ज्यादा से ज्यादा साहब ने तो कहा ही, क्योंकि उनको देश की रक्षा जो है वो गंभीर मुद्दा लगता है और वो उस पर बोलते भी हैं बेबाकी से। लेकिन सवाल ये है कि जो बातें की जाती हैं उन बातों पर काम भी किया जाता है।
कुछ ही देर में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इसमें क्या क्या वादे होंगे सबसे पहले न्यूज नेशन पर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बातें तो जरूर होंगी कांग्रेस के घोषणा पत्र में। और आज हम सवाल और जवाब ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं सवाल का कि दरअसल जो घोषणाएं की जाती हैं पार्टियों की तरफ से उस पर काम कितना होता है। क्या आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए, क्या ये समझते हुए कि देश किस मुहाने पर खड़ा है, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्र में लुभावने वादे करती हैं। एक बड़ी बात जो राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि 72,000 सालाना गरीब परिवारों के अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे। यामिनी अग्रवाल, जब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं तो पार्टियां, क्या आपको लगता है कि ये सोचती हैं कि देश के अकाउंट में कितना पैसा है और उन पैसों का इस्तेमाल कैसे कैसे होना है, या सिर्फ ये वादे कर दिए जाते हैं ताकि वोट मिल जाए? जी देखिए, जब भी कोई इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है, जो इतना बड़ा डिसीजन हो, उसके अंदर पहले तो देखना होता है कि देश के पास इतने पैसे हैं या नहीं हैं कि जो है ये डिसीजन लिया जा सके या नहीं। तो कांग्रेस ने एस्टिमेट किया है कि 1.5% ऑफ द जीडीपी जो है इसमें खर्च होगा, पर उन्होंने ये कहीं पे भी अभी तक नहीं लाए हैं कि ये इतना पैसा ये कहाँ से लाएंगे देश की अर्थव्यवस्था में। टैक्सेस बढ़ाएंगे या कुछ सब्सिडीज हटाएंगे या कुछ एक्सपेंडिचर्स जो वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में या कहीं और कर रहे हैं उसको शिफ्ट करेंगे। मुकेश जी, ये बड़ी बातें हैं कि पैसा लाएंगे कहां से। आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो जीएसटी 18% कर देंगे, फिर वो पैसा कहां से जनरेट करेंगे, कहां से लाएंगे वो इनकम? देखिए, पहले भी जब खाद्य सुरक्षा बिल बना था, फूड सिक्योरिटी बिल, उस पर 1,24,000 करोड़ का जब खर्च आना था तो पूरे देश में ये चर्चा हुई थी कि ये पैसा आएगा कहां से, क्योंकि देश की 67% आबादी को फ्री में भोजन देना था। 1,24,000 करोड़ का उसमें खर्च आना था। ये प्रश्न आया कि पैसे आएंगे कहां से, हमारे भौतिक लक्ष्य प्रभावित हो जाएंगे, हमारी आधारभूत संरचना पर विपरीत असर हो जाएगा, हमारे दूसरे अनिवार्य लक्ष्यों पर असर होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल मार्च महीने में 1,10,000 करोड़ का टैक्स आया है भारत में, और आज भारत की इकोनॉमी 19 लाख करोड़ के विशाल आकार के पार जा रही है। तो हमें मितव्ययिता बरतना पड़ेगी, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना पड़ेगी, हमें टैक्स देने की आदत पड़े, देश के लोगों की ये अवेयरनेस लाना पड़ेगी। टैक्स बढ़ाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दें, हमें इस दिशा में जाकर योजना के आकार को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये हमारे भौतिक लक्ष्य हम अर्जित कर सके जो अतिरिक्त भार हमारे बजट पर डालने वाले हैं। पंकज जी, लगता है ये बातें इतनी आसान होती हैं कि हमने कह दिया और फिर वो हो जाएगा? नहीं, अभी जो आपके एक सम्मानित गेस्ट जो कह रहे थे कि 19 लाख करोड़ रुपए का विशाल अर्थव्यवस्था भारत के पास हुई है, तो ये भी उनसे पूछना चाहिए कि 19 लाख करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में कब से आने शुरू हुए। बरसों से भारत की अर्थव्यवस्था 14 लाख करोड़ पे सिमटी हुई थी, 14 लाख करोड़ पे निश्चित थी। ये विगत 2 वर्षों में 14 लाख करोड़ की आय बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं, मतलब हुए हैं। और वो इसलिए हुआ है कि टैक्स नेट जो है, टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ा है। तो ये प्रयास तो वर्तमान सरकार ने किया है जिसकी वजह से 19 लाख करोड़ रुपए आए। जहां तक ये लोक लुभावन नारों का प्रश्न है या ये मुफ्त में जो सेवाएं देने का प्रश्न है, अभी आपके गेस्ट, इसका मतलब ये है, सर माफ कीजिएगा पंकज जी, माफ कीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उसको ये भी बताना चाहिए कि हम यहां पैसा खर्च करेंगे आपके हित के लिए, और ये भी बताना चाहिए कि हम पैसा जुगाड़ेंगे कहां से, खजाने को भरेंगे कहां से, क्योंकि खजाने में पैसा भरेंगे तो ही उसको खर्च करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।